बाद में ससुराल की सीख बहू की जबान खोल देती है। जब से सुनैना की शादी विक्रम के साथ पक्की हुई थी, सुनैना के माता पिता बहुत खुश थे। सुनैना ससुराल वालों की कोई खास मांग नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए था। सुनैना के माता पिता मध्यम वर्ग परिवार के लोग थे, जबकि विक्रम का परिवार एक अमीर घराने का था। उसके बावजूद भी विक्रम के परिवार द्वारा दहेज न लेने पर कोई खुशी था। इसके माता पिता तो इतने खुश थे कि हर जगह किसी से भी उसके ससुराल की तारीफ करते। उसके ससुराल वाले बहुत नेक दिल हैं, इतने अमीर हैं, फिर भी दहेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें केवल कन्या और कलश चाहिए। हमारी बेटी के तो भाग खुल गए, काफी ऊंचे सोच वाले हैं। जल्दी ही शादी की तारीख निकली तो सब जुट गए तैयारियों में। दादी ने कहा, वो लोग कोई दहेज तो नहीं ले रहे हैं, तो एक काम करो, शादी में खर्चा थोड़ा ज्यादा कर दो, जिससे सब लोग खुश रहें जाएं। सुनैना के पापा ने ऐसा ही किया था। तो एक मध्यम वर्गीय शादी ही, पर फिर भी हर चीज एक से बढ़कर एक, जो एक पिता अपनी हैसियत से अनुसार कर सकता था, वह सुनैना के पिता ने किया। इतना पैसा कभी किसी मध्यम वर्गीय परिवार में सेविंग के नाम पर इकट्ठा नहीं होता पाता, इसलिए कर्जा तो लेना ही पड़ा। शादी के दिन पहले ससुराल की तरफ से सुनैना के पापा के लिए बुलाया आया। वो वहाँ पहुँचे तो ना कोई आव भाव और ना ही कुछ। सबसे पहले उन्हें एक पर्ची पकड़ा दिया गया, साथ ही कहा गया, समझी जी, ये कुछ सगुन के कपड़े और गिफ्ट हैं जो हमें और हमारे रिश्तेदारों को आपको देने पड़ेंगे। सुनैना के पापा कभी पर्ची को देखते, सभी के लिए चांदी के सिक्के, इसके अलावा सास ससुर के कपड़े, सगुन और गिफ्ट अलग, और यह पर्ची तो सिर्फ लगन के दिन की जाने वाली गिफ्ट थे। इसके अलावा बेटी के विदाई के साथ भेजे जाने वाले गिफ्ट अलग। एक बार तो माँ भी अकेत में आ गई थी, लेकिन तो ये तो रिवाज है, अभी दहेज लेते तो इतना खर्चा करना ही पड़ता ना। यह कहकर दादी ने माँ को चुप करवा दिया। लेकिन मांग के ही तो ले रहे हैं वो लोग, क्या हम लोग अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट न देते? बाद में बच्ची को परेशान किया तो माँ ने अपने मन के बहम को दादी के सामने कह दिया, अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है सुनैना खुश रहेगी, लेकिन इतना कुछ कैसे हो पाएगा? माँ ने दबी जबान से कहा, सब हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। दुल्हन की माँ है, तेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, उन्हें कर। दादी ने डांट कर माँ को चुप करवा दिया। इतना जल्दी इतना कुछ कैसे हो पाएगा? पैसे भी? अब की बार पिता ने कहा, अरे एक ही तो बेटी है, इसके बाद तो दोनों बेटे हैं, इसके लिए इतना तो कर ही लेगा है। अरे बच्चे तू फिक्र न कर, दादी ने कहा तो पिताजी के चेहरे पर थोड़ा तसल्ली आई, पर दादी के झुर्रियाँ चेहरे की सिकन बहुत कुछ बयां कर रही थी। दादी सुनैना को बहुत प्यार करती थी, अपनी माँ से ज़्यादा सुनैना अपनी दादी के साथ ही रहती थी। दादी थी भी बड़ी दमदार औरत, पैसे में मोटी मोटी चांदियों की पायल और कानों में सोने के झुमके। दादी को हमेशा बस इन्हीं दो गहनों में देखा था। दादी के माता पिता ने बड़े प्यार से उनके शादी में उन्हें दिए थे। पहले अपने बक्से में हमेशा रखा करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो गए और बीमार रहने लगी, तब निकाल कर पहन लिया। बस यही कहती थी कि अपने माता पिता के आशीर्वाद को पहन कर ही जाऊंगी, मेरे मरने के बाद करवा लेना और सुनैना को दे देना। पर शादी के एक हफ्ते पहले वह दोनों चीजें गायब हो चुकी थी। सुनैना ने पूछा, दादी आपके झुमके और पायल कहाँ हैं? अरे मेरी पोती की शादी है, अभी भी क्या यही पुराने पहन कर रखूंगी? अरे मैं तो अपने पोती की शादी में नए गहने पहनूंगी। दादी की बात पर सुनैना मुस्कुरा कर
रह जाती, पर माँ की तरफ देखती ही उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। शायद सुनैना के शादी के लिए वो गहने बिक चुके थे, क्योंकि उसके बाद सुनैना वो गहने घर में भी नहीं देखी। खैर, सुनैना की शादी हो गई और वह दुल्हन बनकर ससुराल में आ गई। दहेज न लेने के कारण ससुराल वाले का मान सम्मान में बहुत बढ़ गया था। खुद की अपनी तारीफें के पुल बांधते थे। अरे, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पर भैया, हम तो सिद्धांतवादी लोग थे, इस कारण दहेज में कुछ भी नहीं लिया। पर सच्चाई तो सुनैना को अच्छे से पता थी। अभी तो सिर्फ शादी ही हुई थी, जहां एक मुखा खर्चे देना पड़ता है। असल खर्चे तो अब शुरू हुए थे। एक लड़के के माता पिता के लिए तो रीति रिवाज कभी ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं लेते। आज ये त्यौहार तो कल वो त्यौहार, आज घर में ये उत्सव है तो कल वो नाम सिर्फ कन्या और कलश का होता। लेकिन जितना निकलवा सकते हैं निकलवा ही लेते हैं। कभी जमाई की जन्मदिन आ रही है तो कभी समधी जी का, कभी यह तीज त्योहार तो कभी वह, हर बार कुछ न कुछ कर दिया जाता और सुनैना कुछ न कर पाती और उसे माता पिता को कर्जा लेकर ही सही को डिमांड पूरा करनी पड़ती। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। फिर वह दिन में भी आया जब सुनैना को सामने आना ही पड़ा। दरअसल हुआ यूं, सुनैना के मायके से उसके दादी का देहांत हो गया। पहले तो ससुराल वालों ने उन्हें वहां भेजने से ही मना कर दिया। उनके अनुसार उनके पास वक्त ही नहीं था। अगर कोई मायके से लेने आ जाए तो भेजने के लिए भी नहीं है। अब ऐसा माहौल में भला कौन लेने आता। मजबूरन वह कुछ न कर सकी, पर फिर भी लोकाचार के ससुराल वाले आखिर तीसरे दिन उसे वहां लेने को तैयार हुए। पर उन्हें भी यहां कहकर सिर्फ विक्रम और सुनैना को भेज दिया गया कि हम लोग बाद में आ जाएंगे। विक्रम तीये की बैठक अटेंड कर सुनैना को वहां छोड़कर रवाना हो गया। 7वें दिन उसके सास ससुर उसके मायके वाले से मिलने के लिए आए। बामुश्किल आधा घंटा ही रुके थे और जाने को तैयार हो गए। सुनैना की माँ ने विदा होते समय मीता जी को एक साड़ी निकाल कर दे दी। साड़ी लेते समय मीता जी ने नाक भौं सिकोड़ लिया, जिसे सुनैना ने देख लिया। उसे सास ससुर को छोड़ने वह बाहर तक आए तो मीता जी ने वहीं पर तमाशा शुरू कर दिया। ऐसी साड़ी दी है, हमारी कोई इज्जत नहीं क्या? सिंपल सी लेस लगी हुई। मम्मी जी, माँ के हाथ में जो साड़ी आई वही तो निकाल कर दी थी। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की गलती कब लगेगी? मैं तो यहाँ साड़ी किसी भंगन को देना ही पसंद करूँगी। जैसे आपकी इच्छा। सुनैना ने दो टोक जवाब दे दिया, जिससे मुअत्ताली जी आँख बबूला हो गई। पर उसी समय अमन जी ने उन्हें वहाँ चुप करवा दिया और दोनों वहाँ से रवाना हो गए। सुनैना वहीं खड़ी रही, मन ही मन जानती थी कि असल हंगामा शुरू होने वाला है। पर अब वह बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी। जैसे ही बारहवें पूरा हुआ, विक्रम सुनैना को लेने आ गया। सुनैना का जानने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह विक्रम के साथ रवाना हो गई। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां का माहौल बहुत बोझिला सा है। मिताली जी अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी निगाह सुनैना से टकराई, एक पल के लिए भी कुछ बोलने को हुआ, लेकिन अमन जी ने चुप रहने का इशारा किया तो चुप हो गई। सुनैना को अंदाज़ा हो चुका था कि अब कुछ धमाकेदार होने वाला है, जिसका अंदाज़ा उसे पहले ही था। इसलिए वह भी तैयार थी। जैसे तैसे 1.5 घंटे 2 घंटे निकले, पर मिताली जी सुनैना से सीधे मुँह बात भी नहीं कर रही थी। शाम को सुनैना ने पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? क्या मायके वालों ने खिला कर नहीं भेजा क्या तुम्हें? जी, मेरे मायके वाले ने तो मुझे खिला कर भेजा था, पर आप लोगों तो खाएंगे ना, इसलिए पूछ रही हूँ।
हाँ, देख लो कैसे जबान कैंची की तरह चला रही है। यही सब सिखाया है। इन्होंने इतने दिनों में उन्हें जो सिखाया था वह पिछले 1 साल से मैं इस घर में दिखा चुकी हूँ, इसलिए चुप रही। अब पिछले 1 साल से मैंने जो इस घर में देखा और सीखा, अब वही मेरे जबान बोल रहे हैं। लो सुन लो, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं हमारे घर का खाती है और हमें ही 10 बातें सुनाती है। माफ करना मम्मी जी, कोई पालतू जानवर नहीं हूँ, मैं घर की बहू हूँ। जबरदस्ती तो आई नहीं थी, बकायदा ढोल नगाड़े के साथ इस घर में कदम रखा था और आप लोग खुद खुशी खुशी मुझे लेकर आए थे। तो जिस तरह आप लोगों की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह मेरा भरण पोषण करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो हमने दहेज नहीं लिया, ऊपर से हम ही सुन रहे हैं और लोग गरीब घर की बहू। माफ करना मम्मी जी, आपने सिर्फ कन्या और कलश का नाम रखा, लेकिन कन्या और कलश के नाम पर कितना कुछ आपने मांग लिया, इसका अंदाजा भी आपको। आप लोगों का पेट भरते भरते मेरे दादी के गहने बिक गए, मेरे पापा आज तक कर्जा चुका रहे हैं। अब बस बस और नहीं, ऐसा बोलकर सुनैना अंदर रसोई में चली गई। पर अब सुनैना कोई भी बात होता तो मुंह पर डंके के चोट पर बोलती, इसलिए अमन जी और मिताली जी का सुनैना से ज्यादा कुछ कह न पाते और न ही उसके सामने अब ज्यादा कुछ बोलने के लिए हिम्मत होती। हाँ, ये अलग बात थी कि अब उसे बेशरम, नकचड़ी, खराब बहू तरह का नाम दे दिया गया, पर अब सुनैना इस सब नामों के साथ भी खुश थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।